भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे किले हैं। इनमें से कई किले सदियों पहले बनाए गए थे और इन किलों का भारत की हिस्ट्री को शेप करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे कई किले मौजूद हैं। इनमें से कई किले सह्याद्री माउंटेन रेंज में आते हैं और ये जगह ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, खास करके मानसून और ठंड के मौसम में, क्योंकि इनमें से कई किलों को राजा महाराजा युद्ध के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए ये किले बड़े पैमाने पर मौत और विनाश का दृश्य रहे हैं और इसीलिए इनमें से कुछ किलों को आज हॉन्टेड माना जाता है। मेरा नाम आयुष है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और ये घटना 90s की शुरुआत की है, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। दिसंबर का महीना था और एग्ज़ाम सभी भी ख़त्म हुए थे। कॉलेज में नया टर्म शुरू होने से पहले हमारे पास कुछ हफ्ते पड़े थे, तो हम 4 दोस्त, मैं, निखिल, कन्नू और रोहित ने डिसाइड किया कि हम उस रात को एक ऐसे पुराने खंडर किले में जाकर ट्रैकिंग करेंगे और वहाँ का नेचर और व्यूज़ एंजॉय करेंगे। वैसे तो हमने उस किले के बारे में काफ़ी स्टोरीज सुनी थी कि वो किला हॉन्टेड है, लेकिन इससे डरने के बजाय अब हम उस किले में जाने के लिए और एक्साइटेड हो गए थे। हम देखना चाहते थे कि ये सब कहानियाँ सच है या फिर सिर्फ झूठ। ये किला मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर ऊपर है, तो ये हमारी जगह से करीब 6 घंटे का रास्ता था। तो हम चारों लगभग सुबह 7 बजे तैयार हो गए थे और हम वो रात किले में बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। क्योंकि हमें वो रात किले में बितानी थी, इसलिए निखिल ने खाना बनाने के लिए एक गैस स्टोव खरीद लिया था और साथ ही साथ कुछ खाने के आइटम्स भी पैक कर लिए थे। हमने तो रात को बारबेक्यू का प्लान भी बनाया था। उस दिन मौसम बहुत ही सुहावना था और ठंडी हवा ने हमें तरोताज़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी ट्रैकिंग यानी हमारी चढ़ाई की थकान भी मिट गई थी। और करीब 5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम चारों दोपहर को करीब 1 बजे के आसपास उस किले के गेट पर पहुंच गए। हमारी तरह उस किले पर हमारे जैसे और भी काफ़ी सारे ट्रैकर्स मौजूद थे। वो बहुत ही फ्रेंडली थे और जल्दी हमने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि वो उस किले पर इससे पहले काफ़ी बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन वो हमेशा सूरज ढलने से पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। जब हमने उन्हें बताया कि हमने तो आज रात उस किले में ही बिताने का प्लान किया है, तो वो हमारी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने हमें बताया कि उस किले पर कई बार आत्माएं और पैरानॉर्मल चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं और हमारा उस किले में रात बिताना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमने वहाँ रात बिताने का फैसला कर ही लिया है, तो उनमें से एक ने जोर देकर कहा कि हम किले के गेट के पास में जो मंदिर है उसी में रात बिताएं, क्योंकि उस मंदिर को वहाँ किले के आसपास के लोग काफ़ी सेफ मानते हैं। और फिर इतना कहकर वो ट्रैकर्स वहाँ से चले गए। किले से जो सीनरी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और रोहित ने निखिल के साथ मिलकर वहाँ पर घंटों तक नेचर की फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम किले को थोड़ी देर एक्सप्लोर करने लग गए। वो फोर्ट बहुत ही बड़ा था और वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिले जिनका आज भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हमें वहाँ पर एक तालाब भी मिला जो कि उस रात हमारे खाने पीने और कुकिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला था। शाम के करीब 6 बज रहे थे और सूरज लगभग ढल चुका था। इस वक्त हमारे अलावा वहाँ पर और कोई भी ट्रैकर नहीं था। हमने पहले से ही अपना सामान किले के गेट के पास में जो मंदिर था वहाँ पर रख गया था, जहाँ पर हम खाना बना सकते थे और रात के खाने के बाद वहाँ पर रात बिता सकते थे। तभी मेरे दोस्तों को एक अजीब सा आइडिया आया कि क्यों ना हम तालाब के पास जाएं और थोड़ी स्विमिंग करें। हालांकि मैं एक अच्छा स्विमर था, लेकिन ये आइडिया मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हमें उस तालाब के पानी के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं वहीं तालाब से बाहर खड़ा होकर उन्हें स्विम करते हुए देख लूँगा। तो तालाब पहुँचते ही वो तीनों उसमें तुरंत कूद गए और मैं वहीं पास ही में बाहर खड़ा होकर उन्हें स्विम करते हुए देख रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब सा हुआ। अचानक कन्नू को ऐसा लगा कि कोई उसका पाँव पकड़कर उसे नीचे पानी में खींच रहा है। हालांकि कन्नू ने तुरंत अपने पाँव को छुड़ा लिया और वो अब थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। क्योंकि वो सहमा हुआ था, इसलिए हम सब ने उसे समझाने की कोशिश करी कि उसका पाँव ज़रूर पानी में किसी पौधे में फंस गया होगा। तब जाकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। फिर मैंने उन सबको तुरंत तालाब से बाहर आने के लिए कहा
ताकि हम वापस जा सकें और रात के खाने की तैयारी शुरू कर सकें। तो तालाब से बाहर आकर जब हम वापस अपने कैंप जा रहे थे तो कन्नू ने हमें बताया कि उसे अचानक से बहुत ठंड लगने लग गई है और वो ठंड के मारे कांप भी रहा था। और जब तक हम मंदिर पहुंचे तब तक उसके दांत ठंड के मारे किटकिटाना शुरू हो गए थे और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। ये देखकर हम सब थोड़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि कन्नू एक बहुत ही रफ एंड टफ टाइप का इंसान था जो शायद ही कभी बीमार पड़ता था। हमने जल्दी से मंदिर के अंदर उसके लिए एक बेड तैयार किया और उसे गर्म रखने के लिए उसे कंबल से ढक दिया और उसे कुछ मेडिसिन भी दे दी। इसके बाद कन्नू कुछ देर तक तो हमारे साथ बातें कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो सो गया। इसके बाद हमने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे बारबेक्यू का प्लान हमने कैंसिल कर दिया था और हमने डिसाइड किया कि हम सिंपल सा डिनर करेंगे जिसमें कि चावल और दाल होगी और उसे खाने के बाद हम सो जाएंगे। और फिर रात के करीब 10 बजे हमने अपना डिनर किया। क्योंकि एक लंबे दिन के बाद हम काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वो सिंपल सा डिनर भी हमें काफ़ी टेस्टी लग रहा था। फिर हम तीनों उस मंदिर के पास बैठकर ही बातें करने लगे और जल्दी हमारी बातों का टॉपिक उस किले की भूत प्रेतों की हॉन्टिंग्स के ऊपर चला गया, जो कुछ पहले ही रिपोर्ट हुई थी। हम तीनों में से निखिल तो बिल्कुल भी भूत प्रेतों और पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था और उसने इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल ही नकार दिया। और उसके बाद वो बोला कि वो चाहे तो अभी तुरंत उस तालाब में जाकर एक सिगरेट स्मोक कर सकता है और वहाँ पर बिना डरे करीब आधा घंटा बिता सकता है। मेरे बहुत कहने के बावजूद भी वो नहीं माना और फिर हमें ये प्रॉमिस करके कि वो करीब आधे घंटे में लौट आएगा, ये कहकर वो तालाब की तरफ चल पड़ा। रोहित और मैं उसको लेकर काफ़ी कंसर्न थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उसके जाने के बाद मैं और रोहित वहाँ किले के जो ब्यूटीफुल व्यूज़ थे उनके बारे में बातें करने लगे और धीरे धीरे हम निखिल के बारे में भूल ही गए। टाइम बहुत तेज़ी से बीत गया था और जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। निखिल को गए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और वो अभी तक नहीं लौटा था। पहले तो हम उसकी इस हरकत से चिढ़ गए थे, लेकिन फिर हमें उसकी चिंता होने लगी और फिर उसे ढूंढने के लिए हम तुरंत तालाब की तरफ चल पड़े। जैसे हम तालाब के पास पहुंचे तो हमने निखिल को पानी के पास पड़ा हुआ देखा। दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नींद आ रखी हो और वो सो रखा हो, लेकिन जैसे हम पास गए तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी और वो बिना हिले डुले सीधे आसमान की तरफ एक टकटकी लगा के देख रहा था। डर के मारे मैं और रोहित उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उसे उस स्टेट से निकालने की कोशिश करने लगे और हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो जाग गया और अब वो ठीक ठाक सा लग रहा था। उसे बहुत बुरी तरह पसीना आने लगा और फिर उसने हमें बताया कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसने बताया कि जब मंदिर से निकलने के बाद वो तालाब पर आया और वो स्मोकिंग एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि वह वहाँ पर अकेला नहीं है। उसने झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा तो पहले तो उसे ये लगा कि ये ज़रूर कोई आवारा कुत्ता होगा जिसने किले को अपना घर बना लिया है। उसे ये भी लग रहा था कि शायद ज़रूर मैं और रोहित होंगे जो उसके साथ प्रैंक प्ले कर रहे हैं। तो उसने इस हरकत को इग्नोर कर दिया और वो वापस अपनी स्मोकिंग पे ध्यान देने लगा। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडा सा हाथ महसूस हुआ तो उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि उसके सामने एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जो कि बहुत ही डरावनी थी। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल थे और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और वो औरत सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी चोटों के निशान भी थे। इसके बाद क्या हुआ निखिल को कुछ याद नहीं था। उसकी गर्दन पर जहाँ उस औरत ने उसको छुआ था वहाँ पर 3 उंगलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद तो हम इतना डर गए कि हम तुरंत मंदिर की ओर भागे। मंदिर पहुंचकर जब हमने कन्नू को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो हमें बड़ी राहत मिली। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। हम तुरंत मंदिर के अंदर आ गए और हमने डोर को अंदर से बंद कर दिया। जो हम सब ने देखा था उस सब के बाद हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। क्योंकि हम सब काफ़ी थक गए थे इसलिए हमें जल्दी नींद आने लग गई थी और हम सोने ही वाले थे कि तभी अचानक मंदिर के डोर पर किसी ने ज़ोर से नॉक किया। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम दरवाज़ा खोल सकें, लेकिन दरवाजे पे वो दस्तक फिर भी जारी रही। पहले तो वो धीरे थी और बाद में वो और भी तेज़ होती गई। कोई मंदिर के दरवाजे खिड़कियां पीट रहा था। हमने एक औरत की आवाज़ सुनी जो हमें गाली दे रही थी और हमें बाहर आने के लिए ललकार रही थी। निखिल ने धीरे से खिड़की खोलकर ये देखने की कोशिश की
कि बाहर वो कौन है। बाहर तो कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमें एक औरत के गालियाँ देने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम सब बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। कुछ देर तक तो ये चलता रहा और करीब 20 मिनट के बाद दरवाजे पे वो दस्तकें अचानक से बंद हो गई। और जब हमें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तो फिर अचानक से ये सब फिर से शुरू हो गया। और इस बार वो दरवाज़ा पीटने की और गाली गलौज देने की आवाज़ और भी ज़ोर से आ रही थी। और ये सब करीब 45 मिनट तक चलते रहा और फिर अचानक ये सब आवाज़ें बंद हो गईं। हमारी जान तो गले तक आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मंदिर के अंदर जो देवता की मूर्ति थी वही बाहर उस बुरी आत्मा को मंदिर के अंदर आने से रोके हुए थी। उस रात तो हम में से कोई भी नहीं सो सका। हम सभी उस मूर्ति के आसपास बैठ गए और ऐसे प्रार्थना करने लगे जैसे इससे पहले हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी। हमारे मन में बस उस किले से बाहर निकलने का ही विचार घूम रहा था। फिर सुबह करीब 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक आदमी की आवाज़ थी जो हमें दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैंने खिड़की खोली और मुझे देखकर बहुत राहत मिली कि बाहर मंदिर का पुजारी खड़ा था, जो कि हमेशा की तरह अपनी रोज़ की मॉर्निंग प्रेयर्स करने वहाँ आया था। हमें वहाँ देखकर वो हैरान हो गया था, क्योंकि आमतौर पर सूरज ढलने के बाद उस किले में कोई भी नहीं रहता है। उनके पूछने पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था हमने उन्हें सारी बात बता दी। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमसे पहले वहाँ पर कुछ और लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब से वो एक बच्चे थे तब से ही वो इस किले में आ रहे हैं, लेकिन तब से आज तक उन्होंने तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब ये सब घटना हमारे साथ हुई तो इन सब के बीच कन्नू ही एक ऐसा इंसान था जो कि आराम से मंदिर के अंदर कंफर्टेबली सो रहा था, और वो इस बीच एक बार भी नहीं उठा। जब हमने सुबह उसे उठाया तो वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था, और उसे उस रात मंदिर में क्या हुआ उसका कोई भी आइडिया नहीं था। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और तुरंत वापस चलने लगे। निखिल की किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया था। इस घटना ने उस पर गहरी छाप छोड़ दी थी, और अब वो पैरानॉर्मल घटनाओं को इनकार नहीं कर सकता था। वो जल्दी ही ठीक हो गया और करीब 1 हफ्ते के बाद उसकी गर्दन पर से वो निशान भी गायब हो गए। रोहित और मैं आज भी कभी कभार मिलते हैं और कभी कभी डिस्कस करते हैं कि अगर उस रात हमने मंदिर का वो दरवाज़ा खोल दिया होता तो हमारे साथ क्या होता।